Hello everyone, I am your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं वुमेन चेंज द वर्ल्ड। अभी ये जो टॉपिक है ये सिविक्स का टॉपिक आपका होने वाला है। अभी ये टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले कि जो वुमेन है, वुमेन जो काम करती है, इकोनॉमिक स्टेटस उनको नहीं मिलता सोसाइटी में। जो वुमेन है उनका बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जो वुमेन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज होती है, इकोनॉमिक हो गए, सोशल हो गए, ठीक है, उसके लिए वुमेन जो है वो कैसे फाइट करती है। ठीक है, जो आज जो सोसाइटी एग्जिस्ट करती है ये पैट्रियार्कियल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। पैट्रियार्कियल सोसाइटी मतलब क्या होता है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मतलब आप लोग देखो कि आज सोसाइटी में जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं उस पर कौन होता है? सबसे ज्यादा मेल्स होते हैं। फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है। ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री देख लो, इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे आज तक इंडिया की हिस्ट्री 1947 में इंडिया को जब से इंडिपेंडेंस मिला है आज तक इंडिया में बस एक ही प्राइम मिनिस्टर रही है, इंदिरा गांधी। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो सबसे बड़ी पोजीशन है। ठीक है, इसके बाद जो हम सोसाइटी हम देखने वाले हैं कि जो सोसाइटी है वो वुमेन को ट्रीट कैसे करती है, उनका जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। ठीक है, मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, जो मेल चाइल्ड होता है, ठीक है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो उसका एजुकेशन पीछे रह जाता है, इसकी वजह से उनको आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, उनकी जल्दी शादी कराई जाती है। ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, ये टॉपिक में पढ़ने वाले। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अभी ये वुमेन के चैप्टर में हम वुमेन को कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, वुमेन के साथ क्या क्या गलत होता था और वुमेन ने उसको कैसे फेस किया, वो चैलेंजेस को उन्होंने कैसे फेस किया और उससे वुमेन्स का एक मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, उसको फेमिनिस्ट मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो वुमेन है देयर वर्क इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। जो वुमेन होती है वो घर का काम कितना भी करते हैं उनका काम रिकॉग्नाइज नहीं होता। आप ही देखो, आपकी फैमिली में आपकी मॉम भी काम करती है, मॉम घर पे काम करती है, हाउसवाइफ होती है। डैड जो होते हैं वो बाहर ऑफिस में जाके काम करते हैं। अभी जो मॉम होती है वो मॉम घर पे दिन भर भले काम करती है, वो सुबह से रात तक फुल टाइम उसका जॉब होता है। वो सुबह 5 बजे उठती है, सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात को 12 बजे तक वो दिन भर काम ही करती थी। घर में जितने मेंबर्स उनको संभालती है, ठीक है, उनके लिए खाना बनाती है, घर का साफ सफाई करती है, सब काम फुल टाइम बेसिस पे वो करती है, पर फिर भी उसका काम रिकॉग्नाइज नहीं होता। बट ऑन द अदर हैंड जो फादर है, जो पिताजी है आपके, उनका जो स्टेटस है वो रिकॉग्नाइज होता है। सोसाइटी उनको ज्यादा रिकॉग्नाइज करती है क्योंकि वो ऑफिस में जाते हैं, पैसे कमाते हैं। और जो मॉम होती है वो घर का काम करती है, उसको उसके पैसे नहीं मिलते, इसलिए उसको सोशल रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता। ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं कि some occupations are seen to be more suitable for men than women। मतलब आज सोसाइटी में कुछ जॉब्स ऐसे हो गए कि आप लोग देखो, आपके स्कूल में भी ऐसी चीजें होती होंगी कि कुछ जो गेम्स होते हैं वो गर्ल्स के लिए होते हैं और कुछ गेम्स जो होते हैं वो लड़कों के लिए होते हैं। एग्जाम बोला जाता है, ऐसा एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि कुछ जो गेम्स है, क्रिकेट है वो बस बॉयज ही खेल सकते हैं, फुटबॉल जो है वो बस बॉयज ही खेल सकते हैं। ठीक है, और जो गर्ल्स है, जो डॉल्स है, डॉल के साथ बस गर्ल्स ही खेल सकती है। ये ऐसा क्या हो गया, एक स्टीरियोटाइप बन गया। मतलब अभी दोनों के जो बॉयज और गर्ल्स है, दोनों के जो रोल्स है वो क्या हो गए, चेंज हो गए यहाँ पे। ठीक है, दोनों के प्रेफरेंसेस चेंज हो गए। अभी यहाँ पे जो वुमेन है वो क्या कर रही है, इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल कर रही है। इक्वालिटी मतलब क्या, वुमेन जो है उसको सेम स्टेटस मिलना चाहिए एज कंपेयर टू द मेल पार्ट। ठीक है, तो मतलब जो वुमेन है उनको सेम स्टेटस मिलना चाहिए किसके जैसा, जितने भी मेन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अभी वुमेन जो है उनको इकोनॉमिक स्टेटस चाहिए, उनको सोशल स्टेटस चाहिए। जितना बाहर वो काम कर रहे हैं उतनी सैलरी, जितनी सैलरी मेल को मिल रही है उतनी सैलरी फीमेल को भी मिलनी चाहिए। ठीक है, जो सोसाइटी जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके फादर को दे रही है उतना सोसाइटी ने इंपॉर्टेंस आपके मदर को भी देना चाहिए। ठीक है, तो ये फाइट अभी वुमेन्स क्या कर रही है, वुमेन्स जो है ये फाइट की शुरुआत कर रही है, अपने स्ट्रगल की शुरुआत कर रही है, किसके लिए, इक्वालिटी के लिए। ठीक है, चैप्टर विल सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन मूवमेंट। अब ये चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि जो वुमेन है उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स लिए अपनी सिचुएशन ठीक करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए। ठीक है, fewer opportunities and the rigid expectation. A lot of children in Rosie Ma'am's class drew women as a nurses and men as a army officers। अभी यहाँ पे जो बच्चे, ये बच्चों ने यहाँ पे ड्राइंग बनाया, जो मेल का जो ड्राइंग उन्होंने बनाया उसमें वो मेल को क्या बताया गया है कि वो आर्मी में है, मिलिट्री में है। पर जो वुमेन है उसको कैसे बताया गया है कि वो क्या है, नर्स है, शी इज अ नर्स। अभी ये जो रोल है, ये रोल कैसे स्पेसिफाई हो गए कि जो नर्स का जो काम होता है वुमेन को क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेशेंट होते हैं, बहुत ज्यादा जेंटल होते हैं, काइंड होते हैं। ठीक है, तो ये नर्स वाला जो काम होता है ये बहुत जेंटली करने का और पेशेंट वाला काम होता है। ठीक है, तो जिससे ये रोल सबसे ज्यादा प्रेफर किसको किया जाता है, फीमेल्स को किया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड ये जो आर्मी का जो काम होता है, ये मारदाड़ करने का काम होता है, वायलेंस का काम होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पत्थर दिल इंसान आपको बनना पड़ता है, तो ये मेजोरिटी कौन होता है, बॉयज होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये काम जो हो गया ये मेल सेंट्रिक काम हो गया। ठीक है, सिमिलरली इट इज बिलीव्ड दैट द साइंस रिक्वायर्स टेक्निकल माइंड एंड द गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद द टेक्निकल थिंग्स। ठीक है, अभी ये स्टेटमेंट जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ये
पार्शियली थोड़ा करेक्ट हो सकता है, ये पूरा सही नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि जस्ट बॉयज है उनमें टेक्निकल नॉलेज ज्यादा होता है। आजकल लड़कियां भी जो होती है उनके भी रैंक्स बहुत अच्छे आते हैं, उनमें भी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है। पर यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ऐसा स्टडी हुआ है कि जो मेल होते हैं उनमें टेक्निकल नॉलेज ज्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द फीमेल्स। Because so many people believe in this stereotype, many girls do not get the same support that boys do to study, train to become doctors and engineers. अभी आप लोग देखो जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स, अभी कोई भी फैमिली जिनका एक स्पेसिफिक इनकम लेवल है, ठीक है, इतना ज्यादा पैसा उनको नहीं मिलता, तो ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज में ज्यादा सपोर्ट जो होता है वो किसको दिया जाता है? बॉयज को दिया जाता है, ठीक है। बॉयज को क्यों दिया जाता है? क्योंकि बॉयज जो है वो घर में, अभी इंडिया का कल्चर कैसा है कि जो लड़की होती है उसको शादी करके दूसरे के यहाँ पे जाना पड़ता है, जो बॉय जो होता है वो घर में ही रहता है। तो लोगों की मेंटालिटी कैसी होती है, गरीब लोगों की मेंटालिटी कैसी होती है कि जो लड़का है अगर वो घर में रहने वाला है तो उसके एजुकेशन पे हम खर्चा करते हैं, मतलब ये बूढ़ा होने के बाद अपने को ही संभालेगा, लड़की तो दूसरे के घर चली जाएगी, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लोगों में पहले होती थी, आज ये अंडरस्टैंडिंग बहुत लेवल तक कम हो गई है। आज लोग अपने लड़कियों को भी पढ़ाते हैं, लड़कों को भी पढ़ाते हैं। पर जो मेजर आप मिडिल क्लास लोग देखोगे या लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं? मेल चाइल्ड को देते हैं। लड़कों के ऊपर ज्यादा खर्चा किया जाता है, ठीक है। इन मोस्ट फैमिलीज वंस अ गर्ल फिनिशेस स्कूल दे आर एनकरेज विद बाय द फैमिली फॉर द मैरिजेस। अभी बहुत सारे फैमिलीज में अगर लड़कियां अगर होती है तो लड़कियों का एजुकेशन होने के बाद उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि उन्होंने शादी करना चाहिए। मतलब उनका प्रेफरेंस जॉब नहीं होता, एजुकेशन नहीं होता, उनका प्रेफरेंस क्या होता है? मैरिज होता है, ठीक है। तो घर वाले क्या बोलते हैं कि आपकी अगर पढ़ाई हो गई है, आपने क्या करना है? पहले शादी करना है, आपका घर बसाना, फिर आगे एजुकेशन करना है तो करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है? लोगों की एक मेंटालिटी हो जाती है। इससे क्या हो जाए? इनइक्वालिटी होगी। बॉयज को अलग जॉब प्रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, बॉयज को अलग से एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है, लड़कियों को एडवांटेज नहीं मिल रहा है, उनकी शादी कराई जा रही है, ठीक है। We live in a society in which all the children face pressure from the world around them. Sometimes they come from the demand by the adults. अभी जो बच्चे हैं, अभी ये प्रेशर का जो काम है, ठीक है, जो आपके जो पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्रेशर डालते होंगे, जो सोसाइटी ये आपके ऊपर प्रेशर डालती है कि नहीं आपका अच्छा जॉब होना चाहिए, अच्छे इनकम वाला जॉब आपको मिलना चाहिए, आपकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको सोसाइटी में अच्छी इज्जत मिलनी चाहिए। तो ये जो प्रेशर होते हैं ये बड़े लोग ये बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, ठीक है। ये प्रेशर जो होता है ये बॉयज पे भी लगता है, ठीक है, बॉयज पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर किया जाता है और गर्ल्स के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अभी बॉयज के ऊपर कौन सा प्रेशर होता है? बॉयज के ऊपर जॉब का प्रेशर होता है कि जॉब करना है, सोसाइटी में नाम बनाना है, पैसे कमाना है, ठीक है। जॉब अगर बॉयज है, अगर काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो वो अपने फैमिली को कैसे संभालेगा? क्योंकि सोसाइटी जो है वो पूरा फैमिली संभालने का बर्डन किसके ऊपर डाल देती है? बॉयज के ऊपर डाल देती है, मेल मेंबर के ऊपर डाल देती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो गर्ल्स होती है उनके ऊपर क्या प्रेशर होता है? इनके ऊपर शादी का प्रेशर होता है, मैरिज का प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी शादी करना है, शादी अच्छे घर में होनी चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ज्यादा पैसे वाला होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के लोगों के ऊपर क्या है? प्रेशर अलग अलग है, ठीक है। दोनों के रोल्स अलग अलग हो जाते हैं, उनके ऊपर फैमिली प्रेशर भी अलग हो जाता है, सोसाइटी का प्रेशर भी अलग हो जाता है, ठीक है। दिस कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ द अनफेयर टीजिंग ऑफ आवर ओन फ्रेंड्स. Boys are pressurized getting a job that will pay a good salary and they are also teased or bullied to not if they do not behave like the other boys. अभी बहुत बार आपके फ्रेंड से भी आपको प्रेशर फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे ग्रुप में हो जहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और आपकी पढ़ाई थोड़ी कम पड़ती है, आपके मार्क्स एग्जाम में बहुत कम आते हैं, तो आपके ऊपर एक प्रेशर इनडायरेक्टली पड़ जाता है कि आपने वो बॉयज जैसे आपके ग्रुप में जितने मार्क्स आ रहे हैं लोगों के उतने मार्क्स आपके भी आने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? सराउंडिंग का एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बॉयज आर एनकरेज नॉट टू क्राई। अभी बहुत बार जो बच्चे होते हैं, जो बॉयज होते हैं स्पेशली, बॉयज को बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि जो रोती है वो बस लड़कियां रोती है, लड़के कभी रोते नहीं, ठीक है। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि लड़के भी रोते हैं, ठीक है। जैसे लड़कियां रो सकती है वैसे लड़कों में भी इमोशंस होते हैं, लड़के भी रो सकते हैं, ठीक है। ये जो साइकोलॉजी है धीरे धीरे सोसाइटी ने अपने को क्या कर दिया, जो बॉयज है उनके रोल के हिसाब से उनको स्टोन हार्टेड बना दिया, मतलब उनमें इमोशंस नहीं होने चाहिए, उन्होंने रोना नहीं चाहिए, ठीक है, उन्होंने एकदम स्ट्रांग बन के रहना चाहिए, ब्रेव बन के रहना चाहिए। ये जो पूरा कल्चर डेवलप किया किसने किया है? सोसाइटी ने किया है। क्यों सोसाइटी ने किया है? क्योंकि बॉयज के रोल अलग है, बॉयज को अपनी फैमिली संभालनी पड़ती है, बॉयज को एक लीडर बन के रहना पड़ता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए सोसाइटी उसको क्या सिखाती है कि बेटा अगर तू रोएगा तो तू अपनी फैमिली को कैसे संभालेगा, ठीक है। Learning for change. Going to school is an extremely important part of our life. We begin to think that it is normal for all the children to go to school. Today it is difficult for us to imagine that the school and learning could be seen as a out of bounds, not appropriate for some children. अभी पहले क्या होता था कि पहले जो एजुकेशन सिस्टम नया नया इंट्रोड्यूस होने लग गया था, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे बात करें 17th सेंचुरी की, 18th सेंचुरी की जब बात करें, तब स्कूल्स इनिशियली जब आए थे, ये स्कूल्स में बस लड़कों को सिखाया जाता था
किसको सिखाया जाता था? बस बॉयज को सिखाया जाता था, ठीक है। जो गर्ल्स थे उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था, गर्ल्स को बहुत बैकवर्ड रखा गया था, बॉयज को सबसे प्रेफरेंस दिया जाता था एजुकेशन में। अभी यहाँ पे एजुकेशन में आज बहुत सारे बच्चे, आज प्रेजेंट में हम 2023 में है, 2024 में है, आज के प्रेजेंट में आज आपको स्कूल एक कोई नई बात नहीं लगती। हर कोई होता है, लड़का होता है या लड़की होता है, सबको स्कूल में डाला ही जाता है, ठीक है। पर पहले ऐसी कंडीशन नहीं हुआ करती थी। पहले जो होता था, पहले बस कुछ लड़के होते थे उनको ही एजुकेशन मिलता था। अभी सब लड़कों को एजुकेशन नहीं मिलता था। जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते, अच्छे क्लास से बिलोंग करते, उनको एजुकेशन मिलता था। जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग होते थे, जो दलित लोग होते थे, उनको एजुकेशन नहीं मिलता था, ठीक है। तो आज जो हो गया, या आज एजुकेशन क्या हो गया, सबके लिए इक्वल हो चुका है, ठीक है। But in the past, the skill of reading and writing was known to only few. Most children learn work for the family and elders. अभी जो बच्चे होते थे पहले के जमाने में सीखते कैसे थे? अपने पेरेंट्स से सीखते थे, अपने फैमिली से सीखते थे, ठीक है। फैमिली में उनके जो डैड है, जो उनकी जो मॉम है, वो जो चीजें सिखाती थी, ये बच्चे वो सीखते थे। घर में ही बच्चों को चीजें सिखाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फादर है, वो पॉटर का काम कर रहा है, ठीक है, मटके बनाने का काम कर रहा है। अभी वो जो फादर है, वो मटके बनाने का काम अपने बच्चों को भी सिखाएगा, उसका बच्चा और उसके आगे बच्चों को सिखाएगा। ऐसे जो नॉलेज जो होता था, अपनी फैमिली का जो नॉलेज होता था, वो अपने बच्चों को दिया जाता था, ठीक है। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स, दे टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न एंड राइट। मतलब जो बॉयज होते थे, ये बॉयज को क्या किया जाता था? बॉयज को सिखाया जाता था कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, और लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाता था लिखना। उनको बस घर के काम जो होते थे वो सिखाए जाते थे, ठीक है। घर में कुकिंग कैसे करना है, घर में साफ सफाई कैसे करनी है, ठीक है। Even if families were skilled like pottery, weaving and crafts were taught, the contribution of daughters and women were seen as only supportive. मतलब अभी यहाँ पे अगर पॉटर का कोई घर है, जो मटके बनाने वाले का जो घर है, अगर उसमें कोई लड़का है तो उसको मटके बनाना सिखाया जाता था। पर अगर उसके घर में कोई लड़की है, उसको मटके बनाना नहीं सिखाया जाता, उसको बस सपोर्टिव रोल्स दिए जाते थे। मतलब वो उसके क्या करेगा, वो बस उसके भाई को, अगर उसकी फैमिली में उसका भाई है, उसके भाई को मटके बनाने में वो बस हेल्प कर सकती है, वो खुद मटके नहीं बना सकती। तो इतना लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ होता था? वुमेन के साथ होता था, ठीक है। In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. ठीक है। अभी धीरे धीरे एजुकेशन क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। अभी एजुकेशन जैसे बढ़ने लग गया, ये लोगों के बीच में पढ़ना लिखना एक कॉमन चीज हो गई। आज आप लोग देख सकते हो कि आज भले ही लड़का हो या लड़की हो, लोग दोनों को सिखाते ही सिखाते हैं, ठीक है। सोसाइटी भले ही कुछ भी कल्चर एग्जिस्ट करता हो या कोई भी ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते हो, पर आज के लोग जो है वो थोड़ा एजुकेटेड हो चुके हैं, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, दोनों को, मेल को भी और फीमेल को भी। बट देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन मेनी वुमेन एंड मेन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स। पर पहले के जमाने में क्या होता था? गर्ल्स को सिखाने में बहुत अपोजिशन होता था। लोग जो होते थे अपने लड़कियों को सिखाते नहीं थे, अपने डॉटर्स को नहीं सिखाते थे, ठीक है, ठीक है। उसके किसकी वजह से होता था? ये सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग की वजह से होता था, और इसीलिए लड़कियों के लिए स्कूल्स नहीं होते थे। पर धीरे धीरे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स आने लग गए। सोशल रिफॉर्मर्स मतलब क्या होता है? सोशल रिफॉर्मर मतलब ऐसे लोग जो सोसाइटी में चेंजेस लाने का काम करते हैं। अगर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो उसको चेंज करने का काम ये सोशल रिफॉर्मर्स करते हैं। तो ये सोशल रिफॉर्मर्स ने क्या करना चालू कर दिया? गर्ल्स के लिए स्कूल्स ओपन करना चालू कर दिया। मतलब जिसमें लड़के आएंगे, उनको पढ़ाया जाएगा, उनको एजुकेट किया जाएगा, ठीक है। Let us read about the experience of राज सुंदरी देवी who was born in the West Bengal some 200 years ago. अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है राज सुंदरी देवी का। यहाँ पे फोटो में आप लोग देख सकते हो, ये राज सुंदरी देवी जो देवी है, ठीक है। यहाँ पे 200 साल पहले उन्होंने खुद पढ़ना लिखना सीखा था। उनकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। अभी कहाँ पे थे? ये वेस्ट बंगाल में थे। ये एज द एज ऑफ 60 उन्होंने क्या करा था? अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है? जब आदमी खुद के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में जब बुक लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी बोला था। और बायोग्राफी मतलब क्या? कोई आदमी दूसरे के लाइफ के बारे में अगर कोई बुक लिखता है तो उसको बायोग्राफी बोला था। तो अभी ऑटोबायोग्राफी है यहाँ पे, मतलब क्या? यहाँ पे ये जो है राज सुंदरी देवी, उन्होंने अपने खुद के लाइफ के बारे में एक बुक लिखी है। लोगों को उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस उसने बताया कि कैसे उसने डिफिकल्टी से पढ़ना लिखना सीखा, कैसे उसकी जो फैमिली थी उसको प्रेशराइज कर रही थी, उसको एजुकेशन लेने से मना कर रही थी, फिर भी इतनी डिफिकल्टी, इतने स्ट्रगल के बाद वो क्या कर रही थी? खुद पढ़ना लिखना सीख रही थी, ठीक है। तो इसने क्या किया? खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी। अभी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अमर जीवन, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे अमर जीवन आप लोग देख सकते हो, उसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। अभी ये ऑटोबायोग्राफी ये फर्स्ट इंडियन वुमेन की, किसी फर्स्ट इंडियन वुमेन ने लिखी हुई फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है, जहाँ पे उसने खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में उसमें लिखा था। राज सुंदरी देवी वॉज अ हाउसवाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली. At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband. अभी पहले लोग क्या सोचते थे कि अगर वुमेन ने एजुकेशन ले लिया, वुमेन अगर सीख गई, लड़की अगर सीख गई, तो वो क्या हो जाएगी?
वो विडो हो जाएगी, मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, और वो सोसाइटी में क्या लाएगी, एक सोसाइटी में एक डिसएडवांटेज या एक अपशगुन कुछ लेके आएगी, इसको ऐसा पहले माना जाता था, ठीक है। डिस्पाइट दिस शी टॉट हरसेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट। अभी ये सोच होने के बाद भी राज सुंदरी देवी ने खुद को क्या करना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, ठीक है। अभी राज सुंदरी देवी के बारे में थोड़ी सी स्टोरी पढ़ते हैं कि उनकी स्टोरी जो थी उन्होंने क्या लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन। डॉन मतलब क्या, मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब जब सन निकलता है उसके पहले का जो टाइम होता है उसको डॉन बोला जाता है, मॉर्निंग, ठीक है। अभी वो क्या बोल रही है कि मैं, मेरा जो काम था वो एक सुबह मॉर्निंग में, मतलब सूरज निकलने के पहले मैं मेरा काम शुरू करती थी, ठीक है, और उसके बीच में दिन भर में काम करती थी, उसके बीच में कोई रेस्ट नहीं होता था, और रात को 12 बजे तक मैं काम करती थी, ठीक है। कब तक काम करती थी, रात को 12 बजे तक काम करती थी, ठीक है। और उसकी जो शादी हुई थी वो कौन से ईयर में हो गई थी, 14 साल की जो थी, वो 14 साल की जब थी वो तभी उसकी शादी हो गई थी। I came to nurture a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. I was unlucky in those days. Women were not educated. अभी उनको क्या लगता था, ये राज सुंदरी देवी जो थी उनको ऐसा लगता था कि जो वुमेन है, मैं इतनी फॉर्चुनेट नहीं हूँ कि मेरे को एजुकेशन मिले, और मेरे जमाने में लड़कियों को एजुकेट नहीं किया जाता था, ठीक है। वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट। मतलब अगर वुमेन जो है उनको अगर सोसाइटी में अगर एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, तो मेरे को भी, अगर मैं अच्छे फैमिली से भी बिलोंग कर रही हूँ, तो मेरे को एजुकेशन कैसे दिया जाएगा, ठीक है। देन आई हैड ड्रीम, आई वाज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत द लाइफ ऑफ अ सेंट, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, ये राज सुंदरी देवी जो थी उनको एक सपना है कि उन्होंने क्या किया, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो पुरानी बुक थी, क्या नाम है बुक का, चैतन्य भागवत, ये जो बुक है, ये उन्होंने ये बुक पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद लेटर इन द डे एज आई सैट कुकिंग इन द किचन आई हर्ड माय हस्बैंड से टू माय एल्डेस्ट सन विपिन आई हैव लेफ्ट माय चैतन्य भागवत ईयर। मतलब उसके जो बेटा था, उसका बेटे के लिए ये चैतन्य भागवत उसके पिताजी ने रखा हुआ था कि आप रीड कर लेना, ठीक है, उसको सिखाने के लिए। और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि चैतन्य भागवत रीड करे, ठीक है। मतलब घर में जो बुक रखी थी वो बुक को हाथ लगाना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था, पर फिर भी वो क्या कर रही है यहाँ पे, अभी आई सीक्रेटली टुक आउट अ पेज एंड रीड इट केयरफुली। पर फिर भी क्या करते, जब उसका हस्बैंड या राज सुंदरी देवी जी का जब हस्बैंड घर के बाहर जाता है, बुक घर पे छोड़ के जाता है, तो वो सीक्रेटली क्या करती है, एक जो पेज है उसका फाड़ लेती है और उसको छुपा के रखती है और उसको रीड करने की वो कोशिश करती है, ठीक है। It was a job hiding it. Nobody must find it in my hands. My eldest son was practicing his alphabet. अभी वो क्या बोल रही है कि ये जो मैंने पेज फाड़ के जो छुपाया, ये एक बहुत डिफिकल्ट काम मेरे लिए था। अगर कोई मेरे को देख लेता कि मैं बुक पढ़ रही हूँ, तो मेरे को क्या किया जाता, मारा जाता, फैमिली में मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता अगर मैं पढ़ रही हूँ तो, ठीक है। आई हिड वन ऑफ देम एज वेल। एट टाइम आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम द पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर्ड। मतलब अभी वो क्या कर रही थी, जो जितना भी उसने वो पेज में पढ़ा वो लिखने की वो कोशिश कर रही थी, ठीक है। I also tried to match the words with those I would hear in course of my days. With tremendous care and efforts over a long period of time, I learned how to read. मतलब over a period of time ऐसे छुपके छुपा के वो उसने पढ़ना लिखना at last सीख ही लिया। After learning the alphabet, राज सुंदरी देवी was able to read the चैतन्य भागवत। अभी उसके बाद जो अल्फाबेट सीखने के बाद उसने ये पूरी जो चैतन्य भागवत, ये जो बुक है यहाँ पे आपको दिख रही है, ये पूरी बुक उसने पढ़ डाली, ठीक है। तो ये जमाने में, पुराने जमाने की बात चल रही है, जहाँ पे जो वुमेन उसने अगर एक पूरी बुक खत्म कर ली, मतलब ये उसके लिए बहुत बड़ा टास्क होता था, ठीक है। Through her own writing, she gave the world an opportunity to read about the woman's life in those days. ठीक है, पर राज सुंदरी देवी wrote about her everyday life experiences in detail. There were days when she did not have a moment's rest, no time even to sit down or eat. अभी ये राज सुंदरी देवी ने जो अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें उसने उसके खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस बताए, कैसे उसने पढ़ना लिखना सीखा, ठीक है, कैसे उसका जो हस्बैंड था वो बुक घर पे छोड़ जाता था, तो उस टाइम पे वो क्या करती थी, छुपके छुपा के किचन में पढ़ती थी, और वैसे ही उसने पढ़ना लिखा सीखा, और अपनी खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में उसने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी। देखो कितना चैलेंजिंग काम था वुमेन के लिए पहले पढ़ना लिखना, आज आपके लिए तो बहुत इजी हो गया, तो आप तो इजीली पढ़ सकते हो। मतलब आपने एजुकेशन को और ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, ये स्टोरी से इंकरेज होके, ठीक है। अभी नेक्स्ट है स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। अगर आज एजुकेशन की आप बात करें, आज एजुकेशन जो है वो कंपलसरी सबको मिलता है, बॉयज को भी मिलता है और गर्ल्स को भी मिलता है। हार्डली कोई ऐसा होगा जो गर्ल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, सब लोगों को, बॉयज हो या गर्ल्स हो, सबको स्कूल में डाला जाता है। एक्चुअली आज जो गर्ल्स होती है वो ज्यादा परफॉर्म करती है, बॉयज से ज्यादा मार्क्स तो गर्ल्स को होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा पढ़ाई करती है एज कम्पेयर टू बॉयज। टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन द लार्ज नंबर्स। There are still main differences between the education of boys and girls. मतलब आज सब लोग अपने लड़की को भी स्कूल में डालते हैं, लड़के को भी स्कूल में डालते हैं, पर आज भी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। कैसे डिफरेंस है? इंडिया हैज अ सेंसस ऑफ एवरी 10 years which count the whole population of the country. It also gathers detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do.
We use this information to measure many things like the number of literate, ratio of men and women. अभी यहाँ पे जो सेंसस होता है, सेंसस मतलब क्या होता है? सेंसस मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग होता है। मतलब जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको काउंट किया जाता है कि इंडिया में कितने बॉयज है, कितने गर्ल्स है, कितने लोगों का एजुकेशन हुआ है, कितने लोगों का एजुकेशन नहीं हुआ है, कितने लोगों की इनकम अच्छी है, कितने लोग जो है वो पुअर है। ये सारी चीजों का क्या किया जाता है? काउंटिंग किया जाता है और सब चीज लिखी जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो कंट्री है वो क्या करती है? एक सेंसस कंडक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखना, आपके घर पे कभी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स क्या करते हैं? आपके घर में कितने लोग हैं वो लिख लेते हैं, आपके घर में कितने बच्चे हैं वो लिखते हैं, कौन से जेंडर के, मेल कितने हैं, फीमेल कितने, किसका कितना एजुकेशन हुआ है, आपका इनकम लेवल क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका कास्ट क्या है, हर चीज वो लिख के लेते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सेंसस बोला जाता है। अब ये सेंसस से गवर्नमेंट को इजी हो जाता है लोगों को टारगेट करना, किसके लिए? उनके लिए पॉलिसीज बनाना। अभी गवर्नमेंट को अगर वुमेन के लिए पॉलिसीज बनाना है तो वुमेन से रिलेटेड डेटा उनके पास होना चाहिए कि इंडिया में वुमेन है, कौन से एज ग्रुप के वुमेन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, कितने वुमेन एजुकेटेड है, कितने वुमेन एजुकेटेड नहीं है। अभी जो वुमेन एजुकेटेड नहीं उनके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी जिनको भी एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस अबाउट 40% ऑफ ऑल द बॉयज एंड मेंस 7 year old and above were literate। अभी यहाँ पे जो सेंसस हुआ 1961 का पॉपुलेशन काउंटिंग जो हुआ, इसमें क्या देखा गया कि जो 40% ऑफ द बॉयज और मेन जो है वो लिटरेट है, पर ओनली 15% ऑफ द गर्ल्स और वुमेन क्या है? लिटरेट है। मतलब एक जगह पे जो बॉयज है उनका लिटरेसी लेवल 40 है, मतलब 40% बॉयज है, मेन है जिनको पढ़ना लिखना आता है, बस 15% वुमेन या गर्ल्स ऐसे जिनको पढ़ना लिखना आता है। मतलब यहाँ पे रेशो क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। Census 2001, these figures have grown to 76% for boys and 54% for girls। अभी ये 1961 का था, अभी 1961 से ये 2001 में आ गया। अभी 2000 में सेंसस में क्या देखा गया कि जो बॉयज है वो 76% लिटरेट है, मतलब 76% बॉयज को या मेन को पढ़ना लिखना आता है, एंड ओनली 54% गर्ल्स को क्या आता है? पढ़ना लिखना आता है। मतलब आज भी रेशो क्या है? कमी है 2001 के हिसाब से। This means that at least some amount of schooling has increased, but as you can also see, the percentage of the male group is still higher than the female group. This gap has not gone। मतलब भले ही यहाँ पे परसेंटेज दोनों का इंक्रीज हो रहा है, गर्ल्स का भी इंक्रीज हो रहा है, बॉयज का भी इंक्रीज हो रहा है, पर हम दोनों से अगर कंपैरिजन करें, बॉयज और गर्ल्स की दोनों की कंपैरिजन करें, तो ये कंपैरिजन में बॉयज का रेशो बहुत ज्यादा हो जाता है, वुमेन्स का कम हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चार्ट दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, एक टेबल दिया है। अभी ये टेबल में क्या दिया है? हियर इज द टेबल दैट शोज द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज हु लीव द स्कूल फ्रॉम द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब ये ऐसे परसेंटेज बॉयज और गर्ल्स के दिए जो स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे प्राइमरी स्कूल मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड में कितने शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, मतलब ये बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, कितने बच्चे यहाँ पे स्कूल छोड़ देते? 37% बच्चे स्कूल छोड़ देते। ठीक है, फिर उसके बाद 49% एसटी कैटेगरी के हैं, उसमें जो गर्ल्स है एसटी कैटेगरी वो 36 है, एसटी गर्ल्स कितने हैं? 49 है। ठीक है, अभी एलिमेंट्री स्कूल मतलब 6 to 8 स्टैंडर्ड तक कितने जो शेड्यूल कास्ट के जो बॉयज है वो स्कूल छोड़ते हैं, वो 57 है। एसटी कास्ट के कितने बॉयज है? 69 है जो स्कूल छोड़ देते हैं। अभी गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स 72 है और एसटी गर्ल्स कितने हैं? 71 है। मतलब आप लोग रेशो देख सकते हो कि जो बच्चे हैं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड तक स्कूल छोड़ देते हैं, उनको स्कूल ड्रॉप करना पड़ता है पैसे की वजह से या कोई सोशल कंडीशन की वजह से। उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते होंगे कि गर्ल्स को, बॉयज को एजुकेशन दे पाए, बैकवर्ड कास्ट के लोगों की और कंडीशन और खराब होती। तो ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको कैसे एजुकेशन जो है वो नहीं मिल रहा है, उनको ड्रॉप आउट करना पड़ रहा है। ठीक है, यू हैव प्रोबेबली नोटिस इन द अबव टेबल दैट SC/ST गर्ल्स लीव स्कूल, SC/ST girls leave school at a rate that is higher than the category of all girls। मतलब यहाँ पे जो बैकवर्ड कास्ट के जो गर्ल्स है उनका ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। मतलब जो बैकवर्ड कास्ट SC/ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी जो लड़कियां है वो जल्दी स्कूल छोड़ते हैं, उनकी शादी जल्दी हो जाती है या कोई भी काम उनको करना पड़ता है फैमिली कंडीशन की वजह से। ठीक है, दिस मींस दैट गर्ल्स फ्रॉम दलित एंड आदिवासी बैकग्राउंड आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। मतलब इसका अपन क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आदिवासी लड़कियां हैं या दलित लड़कियां हैं उनको एजुकेशन कम मिलता है। ठीक है, कोई भी सोशल कंडीशन हो उसके वजह से। 2001 सेंसस मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली देन दलित एंड आदिवासी। अभी 2001 के सेंसस में क्या देखा गया कि जो मुस्लिम गर्ल्स है उनको एजुकेशन और ज्यादा कम मिलता है एज कंपेयर टू दलित लोग। मतलब दलित लोग की कंडीशन तो भी ठीक अच्छी है, पर जो मुस्लिम है, मुस्लिम गर्ल्स जो है उनकी कंडीशन उससे भी और ज्यादा खराब है। वो 2001 के सेंसस में देखा गया है। While a Muslim girl is likely to stay in school for 3 years, गर्ल्स फ्रॉम द अदर कम्युनिटी स्पेंड मोर देन 4 years इन स्कूल। मतलब जो मुस्लिम गर्ल है वो हार्डली बस 3 साल ही स्कूल में स्पेंड करती है, और बाकी जो कम्युनिटीज के जो लड़कियां हैं वो एटलीस्ट 4 years तो भी स्कूल में स्पेंड करती है, मतलब एजुकेशन 4 साल लेती है। ठीक है, देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज लीव स्कूल।
In many parts of the country, especially in the rural and poor areas, there may not even be proper school, not teachers who teach them on the regular basis. अभी यहाँ पे रूरल एरिया की बात हो रही है. रूरल एरिया मतलब क्या, विलेज लेवल की बात हो रही है. विलेज लेवल में क्या होता है कि स्कूल्स अच्छे नहीं होते. अच्छे हैं स्कूल्स तो टीचर्स नहीं होते, ठीक है, उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि जो विलेज लेवल, जो गांव खेड़े के जो एरियाज होते हैं, वहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं होता, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट खड़ा नहीं कर पाती. तो इसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो क्या कर लेते हैं, ड्रॉप आउट कर लेते हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिलता. इफ अ स्कूल इज नॉट क्लोज टू द पीपल्स होम एंड देयर इज नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस. अभी बहुत बार क्या हो जाता है, जो स्कूल्स होते हैं वो गांव के बहुत ज्यादा बाहर होते हैं, ठीक है. जो स्कूल्स होते हैं उनके लिए स्पेसेस ज्यादा लगती है, तो जो स्कूल होते हैं वो स्पेसिफिक गांव जो है उसके बहुत ज्यादा बाहर होते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन का कुछ चाहिए. बॉयज जो होते हैं वो वॉक करके जा सकते हैं, उनको कोई डेंजर नहीं होता है, साइकिल पे जा सकते हैं. और जो लड़कियां होती है उनको बहुत ज्यादा डेंजर्स फेस करने पड़ते हैं. कुछ गलत हो गया तो स्कूल जाते वक्त, ठीक है, सोसाइटी देखेगी ये प्रॉब्लम्स. पहले सोशल ये कंडीशन एग्जिस्ट करा करती है, ठीक है. मेनी फैमिलीज आर टू पुअर अनएबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. और बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो स्कूल में डाल सके, उतना कॉस्ट वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है. मेनी चिल्ड्रन आल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट द टीचर्स एंड डिस्क्रिमिनेटेड बाय द टीचर्स एंड क्लासमेट्स. अभी बहुत बच्चे स्कूल में क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है. मतलब आप अगर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो आपके साथ जो टीचर्स होते हैं या क्लासमेट्स होते हैं वो आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इसलिए बच्चों को मन नहीं करता कि हम स्कूल में जाए, ठीक है. तो ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है सोशल कंडीशन की वजह से. अभी नेक्स्ट देखते हैं वुमेन्स मूवमेंट. अभी जो वुमेन थी उनको राइट टू स्टडी चाहिए, उनको भी पढ़ाई करना है, उनको भी अपना खुद का स्टेटस बढ़ाना है, ठीक है. तो उन्होंने अभी क्या करना चालू कर दिया, अपनी खुद की डिमांड्स रखना चालू कर दिया कि जितना एजुकेशन लड़कों को मिल रहा है उतना एजुकेशन लड़कियों को भी मिलना चाहिए. जितनी अपॉर्चुनिटीज लड़कों को मिल रही है उतने अपॉर्चुनिटीज वुमेन को भी मिलनी चाहिए. जितना रिकॉग्निशन आपके पिताजी को मिल रहा है उतना रिकॉग्निशन आपके मदर को भी मिलना चाहिए, ठीक है. एंड वी गो टू स्कूल, देयर आर अदर स्पीयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म्स, वायलेंस एंड हेल्थ वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज इंप्रूव्ड. मतलब अभी ये रिफॉर्म्स की वजह से, ये चेंजेस की वजह से बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे कि हेल्थ हो गया, वायलेंस हो गया, लीगल रिफॉर्म्स हो गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन्स के लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस बना के, उनके लिए पॉलिसीज बना के वुमेन्स का थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना चालू कर दिया है. वुमेन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंजेस. दिस स्ट्रगल इज नोन एज वुमेन्स मूवमेंट. और यही स्ट्रगल को वुमेन जो स्ट्रगल कर रही है अपने खुद के राइट के लिए, अपनी इक्वालिटी के लिए, ये स्ट्रगल को क्या बोला जाता है, वुमेन्स मूवमेंट बोला जाता है. इंडिविजुअल वुमेन एंड मेन ऑर्गेनाइजेशन from different parts of the country are part of the movement and many men support the women movement as well. The diversity, passion and efforts of this involved make it very vibrant movement. अभी ये जो वुमेन का जो मूवमेंट था, जिनको इक्वालिटी चाहिए, वुमेन को भी सोसाइटी में क्या मिलना चाहिए, इक्वल अधिकार मिलना चाहिए. सोसाइटी ने जितने रिस्पेक्ट आपके पिताजी को मिल रही है उतनी आपकी मदर को भी मिलनी चाहिए. तो ये वुमेन के मूवमेंट में बहुत सारे मेन ने भी उसको सपोर्ट किया. बहुत सारे मेन का भी ऐसा मानना था कि नहीं, जो वुमेन है उनके साथ सही नहीं हो रहा, उनको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए. तो ये मूवमेंट में मेन ने भी पार्टिसिपेट किया. डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस. अभी ये वुमेन ने बहुत सारे स्ट्रेटेजीज किए, बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्ट्राइक्स किए, जिससे वुमेन को क्या मिलना चाहिए, इक्वल राइट मिलना चाहिए. गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट किया, लीगली हो, सोशली हो. नेक्स्ट है कैंपेनिंग. कैंपेनिंग टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट. अभी यहाँ पे जो कैंपेन है आप लोग देख सकते हैं फोटो में, ये क्या होता है, कैंपेन होता है. कैंपेन मतलब क्या होता है कि सब जो वुमेन होती है वो इकट्ठा आती है और बाहर जाके मोर्चा करती है, स्ट्राइक करती है. इसको कैंपेनिंग बोला जाता है. अभी ये कैंपेन में वुमेन ने क्या करना चालू कर दिया कि नए नए लॉज, गवर्नमेंट को प्रेशर क्रिएट किया कि गवर्नमेंट ने वुमेन के लिए नए नए लॉज बनाने चाहिए. लॉज वाज पास्ड इन 2006 टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस. अभी इसीलिए गवर्नमेंट ने 2006 में क्या कर दिया, वुमेन्स के लिए लॉ पास किया. कौन सा लॉ पास किया, अगर वुमेन को कोई भी फिजिकली और मेंटल वायलेंस उनके साथ होता है, भले वो फैमिली मेंबर्स हो या बाहर के किसी आदमी से हो, तो उसको क्या मिल सकती है, उसको सजा मिल सकती है. इसको किसमें कंसीडर किया जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस में कंसीडर किया जाएगा. डोमेस्टिक वायलेंस मतलब क्या, घर के परिवार के लोग अगर वुमेन को मार रहे, उसको टॉर्चर कर रहे, ठीक है, उसको तकलीफ दे रहे मेंटली फिजिकली, तो डोमेस्टिक वायलेंस में कंसीडर किया जाएगा. और वुमेन को यहाँ पे क्या मिल रहा है, लीगल प्रोटेक्शन मिल रहा है. मतलब आप कोर्ट में केस कर सकते हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट का सहारा ले सकते हो ऐसे केस में. सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट. अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट है 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने भी वापस जो गाइडलाइंस थे वो दिए कि जो भी वुमेन ऑफिस में काम कर रही है उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज हो जाती है, ठीक है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाता है या मॉलेस्टेशन हो जाता है, तो उससे वैसे केस में भी क्या कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में या कोई भी कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है. In the 1980s, for example, women groups across the country spoke out against dowry deaths. अभी डाउरी मतलब क्या होता है, डाउरी मतलब आपकी अगर शादी हो रही है, ठीक है, आप अगर लड़की हो, आपकी शादी हो रही है,
तो ये डाउरी में जो लड़के वाले होते हैं उनको पैसा देना पड़ता है, उसको डाउरी बोला जाता है, ठीक है, कि आपकी लड़की को हम संभालेंगे, तो उसकी वजह से पैसा दिया जाता था पहले जमाने में। आज तो डाउरी बहुत कम हो गया है। तो ये डाउरी की वजह से भी बहुत सारे वुमेन्स थी उनकी डेथ होती थी, जैसे कि जो यंग ब्राइड जो होती थी या यंग लड़कियां जो होती थी, उनका जो हस्बैंड होता था, उनके हस्बैंड जो होता था वो ज्यादा पैसे डिमांड करता था शादी के लिए, उसके लड़की की फैमिली को बहुत ज्यादा प्रेशर करता था, उसकी वजह से जो वुमेन होती थी उसको बहुत ज्यादा हरासमेंट फेस करना पड़ता था, उसको फैमिली मेंबर्स बहुत बार मारते भी थे। तो इसी की वजह से, ये डाउरी की वजह से गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया, जो डाउरी थी ये बैन कर दी। मतलब डाउरी अगर कोई भी मांगता है तो आप उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हो, ठीक है, और उसको पनिशमेंट गवर्नमेंट दे सकती है। वुमेन ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दिस केसेस टू जस्टिस. They did so by coming onto the street, approaching the courts, and by sharing the information. Eventually, this became a public issue in the newspaper and society, and the dowry laws were changed to punish the families. मतलब ये जो वुमेन्स थी उन्होंने कोर्ट में गए, कैंपेन्स किए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्ट्राइक किए, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया, और एट द लास्ट जो डाउरी था ये क्या बन गया, एक पनिशेबल क्राइम बन गया। मतलब आपकी अगर फैमिली मेंबर्स भी अगर डाउरी डिमांड कर रहे हैं तो आप फैमिली के अगेंस्ट में भी केस कर सकते हैं, ठीक है। That's all for today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I am on YouTube as well. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।